अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्नत 100 के एपिसोड। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं या पहुंचने लगे हैं अपने माइलस्टोन तक। और ज़ाहिर जिनको हम रगड़ा देते आ रहे हैं उनका रगड़ा हमें कंटिन्यू करना चाहिए। देखो 100 के से पहले चाहे हो गया जफर हेरेटिक, एक्स मुस्लिम साहिल या एडम सीकर, तीनों के साथ हमने रगड़ा लिया, तीनों ने रिस्पॉन्स भी की और फिर उनको आजिज करके हमने वापस उसी सुराख में बेच दिया। ये वीडियो होगी जफर हेरेटिक या जफर एक्स मुस्लिम जो भी है उसकी रिस्पॉन्स में कि ये बंदा पूरी तरह से डम इंसान है। मैं देख के बड़ा मुझे एंटरटेनमेंट मिली और आप लोगों को भी इस एपिसोड में बड़ी एंटरटेनमेंट मिलेगी। आप अपने पॉपकॉर्न ले लें, रिलैक्स हो जाएं और इंशाल्लाह आपको बड़ी इंजॉयमेंट और इल्म में इजाफा भी मिलेगा। लेकिन जो जफर देख रहा है, देखो मैंने इतना उसके इल्म में इजाफा किया जिसमें ये हमें सिखा रहा है कि यूएस और अमेरिका एक ही हैं। लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने आप में की है, आपको मुझे सर कहना चाहिए या बॉस कहना चाहिए या किंग, जो भी इनमें से हो। सबसे पहले मैं इस बात पर शुरू करना चाहता हूं, इसकी वीडियो शुरू में ही आयरॉनिक होती है। कहता है कि देखो मैं मुसलमानों को नीच दिखाने की नहीं कोशिश कर रहा, लेकिन फिर जमजम को इंसल्ट करता है, अजीब अजीब बातें करता है। यार सुनो, हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। वायरस बेचने वाली कंपनी का सेल्समैन, हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है कि शायद जमजम के गंदे पानी से भी नहीं होता। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। दीन की रिसर्च हवा हवाई होती है। दीन दलील नहीं दिलवा सकता, जलील जरूर करवा सकता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखो मैं समझ सकता हूँ क्यों कोई लोग इसको डफर कहते हैं जफर के बजाय, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। लेकिन मैं समझ सकता हूँ जब मैं देखता हूँ इसका बचपना। मैं इसको नेम कॉलिंग में नहीं जाऊंगा। जलेबी टू जन्ना। मैं इसकी बस आर्ग्यूमेंट्स देखना चाहता हूँ। आर्ग्यूमेंट्स देख के आप देखोगे कि ये जो मुझे कहता है कि ये बंदा पूरी तरह से डम इंसान है, ये वाकई खुद देखेंगे। कुरान के अंदर भी जब सुफहा सहाबा को कहते थे कि ये फूलिश है, सुफहा है, अल्लाह ताला ने वही लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया। तो यही इसका लफ्ज है। आप देखोगे हर इसकी आर्ग्यूमेंट के बाद यही लफ्ज इसके लिए यूज होना चाहिए। सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि इसको जवाब दिया जाए और आई थिंक इसलिए इसको इतना गुस्सा था क्योंकि ये बस अपने लगा था अपनी नॉनसेंस जो वीडियोस बनाता है। तो इसकी ऑडियंस फिर इसके पीछे पड़ गया। बोला कि देखो ये जो हैंडसम वाला है, जो इल्म रखने वाला है, जिसका नाम है स्माइल टू जन्नत, उर्दू एंड हिंदी, उसको प्लीज रिस्पॉन्ड करो, उसको रिस्पॉन्ड करो। हमारा जो आप में ईमान है कमजोर हो रहा है, प्लीज उसको रिस्पॉन्ड करो। वो कितना हैंडसम है, कितना इल्म रखता है। और आपने गुलाम की तरह उनकी बात सुनी। यस बॉस। सबसे पहले इस बात पर इसने रिस्पॉन्ड किया। देखो इसने बोला, क्यों ये आबे जमजम का पानी अमेरिका और यूएस में बैन होने के बावजूद ये ज्योग्राफी में स्ट्रगल कर रहा है। Clearly he has brain damage. इसको यूएस और अमेरिका का फर्क नहीं पता। ओहो, इसका मुंह खोला तो सब कुछ अंदर गिरा। यही बात हुई। हाँ मानता हूँ वो एक स्लिप ऑफ टंग मिस्टेक थी। एक वीडियो पर पूरी टीम काम करती है, रिसर्च से लेकर एडिटिंग तक। रिकॉर्डिंग में कई बार गलत बोलने पर दोबारा ठीक करके बोलना होता है और एडिटर ने गलत सेगमेंट उठा लिया जिसको अनफॉर्चुनेटली बाद में वेरीफाई भी नहीं किया जा सका। फिर ये कह रहा देखो हमारी टीम है। हैं? आपकी टीम है? क्या किस तरह की टीम है यार? किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सारे मतलब बेकार निकले। फिर कहता है मेरे एडिटर ने मिस कर दिया। अच्छा तेरे एडिटर ने मिस कर दिया तो उसको ब्लेम कर रहा है। फिर कहता है स्लिप ऑफ द टंग होगी, तो फिर तूने भी मिस कर दिया, तेरे एडिटर ने भी मिस कर दिया, तेरी टीम ने भी मिस कर दिया, क्या तेरे माँ बाप ने भी मिस कर दिया? और यार अपने एडिटर को नहीं ब्लेम कर। मुझे पता ये एडिटर तेरा 1980s में से है, पुराने से गाने लगाए होते, पुराना सा एडिटिंग स्टाइल। फिर कहता है कि देखो जो मेरे सब्सक्राइबर्स है उन्होंने मुझे फोर्स किया कि वीडियो बनाओ। देखते हैं ये स्क्रीनशॉट जरा इधर ही रखें, हम जरा देखते कौन है और क्या कमेंट्स लोगों ने छोड़े। अच्छा अगर आप देखो ये 2 यूजर नेम्स है जिसको रिपीट किया गया है। एक है जॉन वर्क्स 1 और दूसरे का नाम है यूजर नेम। माशाल्लाह ब्रावा। मतलब इसके जो फॉलोअर्स है
वो भी आर्टिफिशियल है इसकी तरह। As expected. और पता है सारों ने एक कमेंट छोड़ा, ये और देखते कितना विजडम वाला कमेंट है। कमेंट में लिखा है लॉरम इप्सम डॉलर सिट एमिट। वाह जी वाह, मेरा भी जब खुशी का मौका आता है मैं भी कहता हूँ यार वाकई लॉरम इप्सम डॉलर सिट एमिट, वाकई यार इससे तुझे मिला कि यार स्माइल टू जन्ना उर्दू हिंदी हैंडसम वाला जो है उसकी रिस्पांस करो प्लीज, उसकी रिस्पांस करो यार। आप तो वाकई इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स के मास्टर फिर निकले, क्योंकि आपको तो ये ज्यादा जबानें समझ आती हैं। ये इन्होंने जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट होता है ना, जो टेम्पलेट्स में मिलता है, वही इन्होंने इधर रगड़ दिया, क्योंकि वो अपने ऑडियंसेस को उल्लू बना रहे। इसमें जैतून और अंजीर के बागान हैं, तो क्या ये वही शहर है? क्योंकि इतना हरा भरा तो ये शहर आज भी नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद भी नहीं हो पाया। तो 1400 साल पहले कितना बंजर रहा होगा। अब शुरू होगी मंतिकी गलतियां, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल फैलेसीज। क्या आप कह रहे हो अगर कोई चीज 1400 साल पहले नहीं हुई वो आज भी नहीं हो सकती? 1400 साल पहले तो सऊदीया के पास तेल ही नहीं था, बुर्ज खलीफा नहीं था, और छोड़ के जो नेशन स्टेट्स आज भी हैं वो 1400 साल पहले नहीं थी। 1400 साल पहले तो तू भी नहीं होता था, ना तेरा बाप, ना उसका बाप, ना उसका बाप होता था। इसका क्या मतलब कि तू नहीं है? वाकई ये हमें बता रहा है तू नहीं एग्जिस्ट करता। अच्छा सोलप्सिस्ट बन गया है। विकिपीडिया में नहीं सर्च करना, उधर भी मैं आऊंगा तुझे बताऊंगा विकिपीडिया के बारे में। इन्होंने बात की जॉर्ज सेल, जो कि पैदा हुआ था 1697 में और 1736 में मर गया। अभी हमने जाना था कि रोसेटा स्टोन, जिससे इजिप्शियन लैंग्वेज डिकोड हुई थी, वो मिला ही 1799 में था, जबकि इनका ये ट्रांसलेटर उससे बहुत पहले मर चुका था। अब दूसरे बंदे की बात करते हैं, थॉमस पैट्रिक। ये बंदा 20 साल पेशावर ब्रिटिश इंडिया रूल में रहा था। अच्छा विकिपीडिया, तुझे नहीं पता लगता ये यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ बाशिंदा नहीं है, क्योंकि इधर हम यूनिवर्सिटी में जाते हम विकिपीडिया का आर्टिकल रेफरेंस में नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि ये अनएकेडमिक है, आपको प्राइमरी सोर्स या सेकेंडरी सोर्स देनी है। जर्नल आर्टिकल्स पे रिव्यूड जर्नल्स ये चलेंगे, किसी का लिखा हुआ विकिपीडिया आर्टिकल जो एडिट हो सकता है, कोई भी रेफरेंस उधर ठोक सकता है, वो नहीं रेफरेंस में चलता। लेकिन हमारा जो जफर भाई हैं भाई इनको लगता है मेमो नहीं मिली थी। और मैंने जो 2 नाम दिए थे ये मैं रेफरेंस के तौर पर तुझे दे रहा था, मैं इनको मास्टर के तौर पर नहीं कह रहा था। मैं तुझे दिखा रहा था कि ये तो गैर मुसलमान है जो इस्लामिक स्कॉलरशिप में इंटरेस्ट लेते हैं और ये उनकी ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा था कि उन्होंने रिसर्च की है और ये प्राइमरी सोर्स है। अगर तू बस जॉर्ज सेल का रेफरेंस देखता जो मैंने तुझे बताया था, तुझे पता चलता। ये स्क्रीन के ऊपर देख ले, असली जो रेफरेंस जॉर्ज सेल ने दिया है ये इधर नीचे, इसको तू देख सकता है। लेकिन खैर बात एक्चुअली इससे गहरी जाती है। दरअसल इस बंदे ने इतनी मेहनत की कि मेरी वीडियोस देख देख के, पुरानी वीडियोस, मुझे पता है कौन सी काइंड ऑफ स्क्रीनशॉट्स इसने ली हैं और मतलब फनी बनाने की कोशिश कर रहा था। और मैं इन चीजों को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, यू नो, इफ समवन्स मेड एफर्ट, अगर किसी ने एफर्ट की है। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था, देखो तू इस तरह की वीडियोस यूज कर मेरी है, क्योंकि जोन सी तू स्क्रीनशॉट मेरी लेगा किसी भी वीडियो से, मैं वैसा का वैसा ही माशाल्लाह 10 आउट ऑफ 10 तुझे नजर आऊंगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट को तो डील करना पहले। असली तो वो चीज है, ये चीजें सॉल्ट की तरह होती हैं, ये एक्स्ट्रा होती हैं अगर तू मेरी पॉइंट्स को डील कर रहा है। लेकिन अगर तू पॉइंट्स को नहीं डील कर रहा तो फिर क्रिंजी लगता है। और जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको ये भी पता होना चाहिए, जिस तरह इसका वीडियो एडिटिंग स्टाइल और म्यूजिक भी 1980s का है, जो इसके रेफरेंसेस जो है एक ही किताब का रेफरेंस देता है जिसका ऑथर है अली सीना। अली सीना को कोई भी नहीं आजकल यूज करता मेन स्ट्रीम में। आउटडेटेड रिफ्यूटेड आर्ग्यूमेंट्स जो पहले ही फारग हो चुकी हैं, पुराना नाम होता था किसी सदी का, और इसको ये यूज कर रहा है और फिर यूज करके बड़ा खुश होता है कि आई एम हैशटैग, क्या कहता है, हैशटैग फर्स्ट इंडियन एक्स मुस्लिम। वाह वाह वाह। अच्छा तो अब मुद्दे की बात तक आते हैं। ये रोजेटा स्टोन की बात कर रहा था, बड़ा खुश था कि मैं अपनी ऑडियंस को रोजेटा स्टोन के बारे में बता रहा हूं। तो उसके पीछे इस रोसेटा स्टोन को मिलने की कामयाबी ही है। खैर ये बात मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक्सप्लेन की है,
क्योंकि जलेबी भाई के तो दिल के ऊपर से निकल गई होगी। अरे यार, मैं रोजेटा स्टोन का बाप हूँ। अभी मैं तुझे सिखाता हूँ रोजेटा स्टोन क्या है। पहले तो ये बता, क्या तेरी क्लेम है कि रोजेटा स्टोन डिस्कवर होने से पहले हमें इजिप्शियन लैंग्वेज का नहीं पता था? तू ये क्लेम कर रहा है? अभी हमने जाना था कि रोसेटा स्टोन जिससे इजिप्शियन लैंग्वेज डिकोड हुई थी वो मिला ही 1799 में था, जबकि इनका ये ट्रांसलेटर उससे बहुत पहले मर चुका था। अच्छा, फिर डॉक्यूमेंट्री में शुरू हो जाता, लेकिन अपनी ऑडियंस को ये भी बता ना, हायराटिक स्क्रिप्ट के बारे में भी बता। बंद करो। क्यों नहीं बता रहा हायराटिक स्क्रिप्ट? ओह, हायराटिक स्क्रिप्ट क्या है? विकिपीडिया पर जा, विकिपीडिया पर देख ले हायराटिक स्क्रिप्ट। रोजेटा स्टोन को प्रीडेट करती है ये। स्कॉलर्स यही यूज करते थे। एक स्कॉलर हो गया जॉन फ्रांसवा चैंपोलियन, और इसने काफी अच्छा काम किया था रोजेटा स्टोन से पहले। इसने हायराटिक स्क्रिप्ट यूज करके काफी प्रोग्रेस की थी इजिप्शियन लैंग्वेज में। पहली तो ये बात हुई। अगर तू इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहता है फिर रीड कर जेम्स एलन की बुक, और बस विकिपीडिया पर नहीं जा, ऑर्डर कर, कंजूस नहीं बन। अच्छा, दूसरी ये बात है कि ग्रीक्स एंड इजिप्शियन, इनका कल्चर काफी ओवरलैप होता था, जिसकी वजह से ये एक टाइम पर ये कल्चरल एक्सचेंज करते थे। तो जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि ग्रीक्स भी रोजेटा स्टोन से पहले ज्यादा हायरोग्लिफिक्स की समझ रखते थे, क्योंकि ज़ाहिर इनके कल्चर्स भी मर्ज होते थे। और अगर तू इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहता है, रीड कर बुक रॉजर बैगनल की। और तीसरी आर्ग्यूमेंट यह है कि काफी टेक्स्ट बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होते थे, मतलब इजिप्शियन भी और ग्रीक भी। मैंने आपको पहले बताया क्यों, क्योंकि ये कल्चर्स ओवरलैप होते थे। तो इससे काफी स्कॉलर्स ने इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स को डिसाइफर किया था, क्योंकि बाइलिंगुअल ओवरलैप से जो ग्रीक की समझ रखते हैं वो फिर इधर भी समवॉट डिसाइफर हो सकता है। और अगर तू इसके बारे में ज्यादा रीड करना चाहता है, रीड कर रोजेटा स्टोन की किताब, जिसका ऑथर है रिचर्ड पार्किंसन। तो ये क्लेम कि रोजेटा स्टोन से पहले हमें नहीं पता था, ये एब्सोल्युटली अनस्कॉलरली, अनएकेडमिक एंड इनएक्यूरेट क्लेम है। कुरान में हर जगह सोचने और समझने के लिए दिल का ही इस्तेमाल होता है, दिमाग का नहीं। और तू कुरान के बारे में बात कर रहा था, मैं तुझे बताता हूं, क्योंकि तेरे जैसे लोग भी ये एक इशू रेज करते हैं कुरान के ऊपर। वो कहते हैं कि कुरान बाइबल से कॉपी हुआ है। जिस तरह तू जमजम की बात कर रहा था, तो उसका जवाब में हम कहते हैं कि बाइबल के अंदर लिखा है यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिसको वो जोसेफ कहते हैं, उनके वक्त में फेरो होते थे, फेरो की डिनेस्टी होती थी। लेकिन कुरान के अंदर लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में किंग्स होते थे। यह सटल चेंज क्यों है? लेकिन कुरान और बाइबल दोनों रोजेटा स्टोन को प्रीडेट करते हैं, उससे पहले थे। लेकिन जब रोजेटा स्टोन डिस्कवर हुआ तो उसमें हमें पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त में वाकई फेरोज नहीं होते थे, किंग्स होते थे। तो अगर वाकई कुरान किसी से कॉपी किया होता बाइबल से, तो ये गलती भी उसी में कॉपी होती ना। और तू भी रोजेटा स्टोन के बारे में बात कर रहा है, ये कुरान भी रोजेटा स्टोन से पहले हमें ये समझ बता रहा है। क्यों? क्योंकि कुरान वर्ल्डली डिस्कवरीज पर डिपेंड नहीं करता, वो अल्लाह पर डिपेंड करता है। और ये किताब अल्लाह ने लिखी है तेरे लिए और मेरे लिए। और फिर इसकी क्रिंजी आर्ग्यूमेंट्स जो मतलब जल्दी हम फारग करते हैं, काबा और मक्का इस्लाम सोर्सेस के बगैर कोई एविडेंस ही नहीं है। भाई हमारे लिए तुम्हारी किताबें ऑथेंटिक नहीं है। पहली तो यह बात हुई कि इस्लामिक सोर्सेस को क्यों बंदा डिस्कार्ड करे, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टेस्टिमनी, इन टर्म्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स चाहे हदीस की होगी चाहे कुरान की होगी, आपको विद इन द टाइम्स ऑफ कंपाइलेशन आपको मिलेगी। कार्बन डेट हो चुकी है। जो बर्मिंघम मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने कार्बन डेट किया है 568 to 645, ये टाइम रेंज दिया गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 632 को फोत हुए थे। और वैसे भी 1000 साल से पहले के इतिहास में कहीं भी मक्का नाम की कोई सिटी ही नहीं मिलती सिवाय कुरान और हदीसों के। अच्छा, तो सबसे पहला एविडेंस है एडवर्ड गिबन, और इसने लिखा था क्रिश्चियन वक्त से पहले का अपनी किताब के अंदर डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। उसके अंदर वो काबा मेंशन करता है सी के साथ, CAABA, एंड वो कहता है कि ऊपर एक सिल्की वेल था, सिल्की फैब्रिक था। दूसरा डियोडोरस सिक्युलस,
और उसकी बुक बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, और वक्त था 1st सेंचुरी BC की किताब है, जिसमें वो कहता है कि एक टेंपल होता था जो रिवीयर्ड, जो रिस्पेक्ट किया जाता था बाकी अरबों से। और तीसरा रेफरेंस है टॉलेमी का, वो जो पॉलीमैथ था, मैथमेटिशियन, ज्योग्राफर, एस्ट्रोनॉमर, जो भी आप कहें, पॉलीमैथ, वो 2nd सेंचुरी का था। तो उसने एक लफ्ज यूज किया है मक्का को, ये स्कॉलर्स एक्सेप्ट करते हैं कि इसका मतलब है मक्का, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी देता है और वो ज़ाहिर मक्का के कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन जो लफ्ज यूज करता है वो है मैकोरफा। और ये इश्काल उठाना चाहता है इस्लामिक सोर्सेज पर। इस्लामिक सोर्सेज तेरे ह्यूमनिस्ट सोर्सेज से भी ज्यादा एक्यूरेट है। टेस्टिमनी की तू बात करता है, हमारी टेस्टिमनी तो देख, इसनाद को तो देख, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देख। तेरी ह्यूमनिज्म की किताब कौन सी है? तूने कभी नाम ही नहीं अपने बाप का लिया, जॉन लॉक का या कैंट का। तू इनको जानता भी है? या ह्यूमनिस्ट, ये इंसानियत, कौन सी इंसानियत, किसके यहाँ इंसानियत, किसका इंटरप्रिटेशन तो यूज कर रहा है? इन मगरबी मुल्कों का भी। मैं इधर रहता हूं इसलिए मैं तेरा उस्ताद बन गया। अच्छा, तो इसकी जो मेन, जो वीडियो का मेन जो आर्ग्यूमेंट थी वो जमजम के बारे में थी। और जमजम फिर भी, मतलब एक बंदा होता है ना, रिस्पॉन्ड करता है लेकिन थोड़ी झिझक होती है, ये गलत चीजें करके भी। ओह देखो, अब मैंने जो इसको रेफरेंसेस दी है, ये कह रहा है हाँ देखो ये कितने मॉडर्न रेफरेंसेस है। ये जो रिसर्च दिखा रहा है ये 2020 की है, जबकि बीबीसी ने इनको 2011 में लताड़ लगाई थी, जिसके बाद ही इन्होंने वाटर की क्वालिटी पर काम किया। और यार मॉडर्न ही रेफरेंसेस होगी, क्योंकि बीबीसी ने इश्काल किया था कि जमजम कंटामिनेट हुआ है। तो जाहिर स्टडीज जब कोई इश्काल होता है उसके बाद ही होती है ना, पहले भी स्टडीज हैं, लेकिन ये स्टडीज उसको डायरेक्टली डील कर रही थी। और इसका क्या मतलब है? एक डेट दी है स्टडी के ऊपर के उसी वक्त स्टडी हुई है। क्या तुझे नहीं पता कि पेयर रिव्यूड प्रोसेस कितना लंबा है, स्टडीज कितने साल पहले होती है और क्या प्रोसेस होता है? ये डेट को देख के उधर उछल रहा है। यार सब्र कर, सब्र कर। पेयर रिव्यूड प्रोसेस और ये जो एकेडमिक प्रोसेस, ये इस तरह नहीं किया जाता। और दूसरी ये बात जो मैंने बीबीसी की, तो तूने इश्काल किया था और ये केमिकल है, वो केमिकल है, वो उसमें नहीं मिला। और जो मैंने मेन बात की थी वो कहता हाँ हाँ कंटामिनेटेड है, उसमें ये है, उसमें वो है। मैंने इसको बताया भी था, मैं फिर ट्राई करता हूँ, आप लोगों को तो समझ आ गई होगी बात, लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ कि उस वक्त कोई भी, मैं खुद गया था हज के लिए, तो मैंने खुद बोतलें फिल की थी, उधर कोई भी मुझे मिलती थी मैं धो के तो फिल करके ले आता था। और इधर भी क्योंकि लिमिटेड सप्लाई जमजम का होता है, तो हम थोड़ा सा जमजम यूज करके बाकी इधर का पानी करते, सो वो बरकत जारी रहे, क्योंकि जाहिर है जमजम बरकत के तौर पर ओवर पावर करता है बाकी पानी को, स्पेशल बन जाता है। लेकिन वो जो वर्ल्डली जो मीन्स है, ग्लास मेरा कंटामिनेटेड हो सकता है, ये कहता है नहीं नहीं सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कह रही हो होली वाटर है, अगर कोई जहर फेंकेगा तो क्या वो होली वाटर उसको खत्म कर देगा? जब रेफरेंस मक्का का भी दे रहा है, स्क्रीन पर उल्लू की तरह साथ लिखा है जेरूसलम, कि जो मक्का कुरान में अल्लाह बताता है, क्या ये वही मक्का है? कुरान की सूरह चैप्टर नंबर 95, और हमें मक्का के बारे में बता रहा है। यार ये इतना जाहिल इंसान है कि मुझे, मतलब कभी मैं वीडियो के दरमियान में भी सोचता हूँ कि क्या फायदा यार इस तरह के बंदे को रिस्पॉन्स करके। लेकिन चलो आप लोगों को थोड़ी एंटरटेनमेंट मिल जाती है। अरे इतने मुकद्दस पानी के 3 सैंपल लेने की क्या जरूरत है भाई? और उसकी प्योरिटी चेक की जाती है। प्योरिटी टेस्ट की जाती है? ये क्या बोल रहा भाई? प्योरिटी टेस्ट की जाती है इतने मुकद्दस पानी की? तो ये मैं कह रहा था कि कोई भी बंदा मतलब डाइल्यूट कर सकता था, और फिर इधर बोतलों में, पता है ना हमारे लोग मिलावट करते रहते, चाहे दूध में हो गया, चाहे खाने पीने में भी हो गया, जमजम में भी लोग कौन से कम है, क्योंकि हम दारुल असबाब में, अ वर्ल्ड ऑफ मीन्स, कोई नमाज में भी हो, अल्लाह के साथ गुफ्तगू कर रहा हो, लेकिन अगर कोई उसको शूट करे तो वो फोत हो जाएगा, क्योंकि दुनियावी लॉज बंदे पर अप्लाई करते हैं। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हमें सिखा रहा है कि हज कैसे होता है। अरे भाई मेरी टीम में वो मुर्तद भी हैं जो हज करने के बाद ही मुर्तद हुए हैं, और मेरी वीडियो देखकर ना जाने कितने हाजी एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। और अगर ये हज के बारे में तुम्हें नॉलेज कम है तो मेरी ये 2 एजुकेशनल वीडियोस देख लेना। अच्छा ठीक है, तू जानता है, तो मैंने क्लेम किया था तू गलत है जब तू कहता है कि जमजम के बगैर हज नहीं कबूल होता। इसने कोई लंबी तकरीर शुरू कर दी। मुझे एक बात में तू शिकस्त दे सकता था, कह सकता था ये रेफरेंस है कुरान या हदीस के अंदर जिधर लिखा है कि अगर जमजम नहीं पियोगे आपका हज या उम्रा एक्सेप्ट नहीं होगा, बस।
लेकिन कोई भी इसने रेफरेंस नहीं दिया। बस ये शुरू हो गया, Man, you're a failure. तो ये बात हुई जमजम की। सऊदी गवर्नमेंट ने बोला कि यार लोगों पर हम डिपेंड नहीं कर सकते और लोगों को हम ये फ्रीडम नहीं दे सकते, क्योंकि फिर जब कोई इश्काल या इशू आएगा सारी उम्मत हमारी तरफ आएगी है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पैक करके दे देते। और फिर आखिर में इसने जिम एक छोड़ दिया कि हैं इस्लाम सऊदी की ही देन है, उन्हीं का बिजनेस है और वो इसे अपने हिसाब से चलाते हैं। वो कभी तुम्हारी राय नहीं लेते। जैसा भी पिछले दिनों स्मृति ईरानी सऊदी गई थी। मैं कह रहा हूं कि हम दीन खाली सऊदिया से नहीं लेते। ये कहते हाँ आप सऊदिया से लेते हो, देखो क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल चीज हुई थी, फलां बंदा इधर गया था, ये हुआ था, वो हुआ था। यार ये आपका बंदा है? मैं हिंदुत्वा लोगों से पूछ रहा हूँ, एक्स मुस्लिम, ये आपका बंदा है? वाकई यार सिंपल आपने देखा, कोई भी मैंने बात की है, मैंने रेफरेंसेस से बात की है, मैंने किताबें आपको बोली हैं कि आपके इल्म में भी इजाफा हो, आप ये रीड करो और आप बोलो कि वाकई यार ये सही कह रहा है और ये वाकई काफी हैंडसम भी है। Yes. तो शुक्रिया आपके 100K सब्सक्राइबर्स का। जरूर आप देखते रहें, ये ऑपरेशंस इंशाल्लाह जारी रहेंगे और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।